बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और बेस्ट विशेस के आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो रहे हैं और इसी तरह आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो जाएं और आप अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाएं। ये दिली ख्वाहिश भी है, दिली दुआ भी है आप तमाम लोगों के लिए। बेटे आज की हमारी जो डिस्कशन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के लिए है फॉर पार्ट 2 क्लास, इंटर पार्ट 2। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ दिली तौर पर प्रोफेसर नईम अहमद साहब का और प्रोफेसर इमरान महमूद साहब का कि जिन्होंने अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डिस्कशन है, इसमें इसको तैयार करने में अपना अहम तरीन किरदार अदा किया और आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों के फ्यूचर के लिए उन्होंने अपना टाइम दिया। मैं इन दोनों हजरात का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कशन की तरफ बढ़ें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेटे आपका अकाउंटिंग का पेपर इंटर पार्ट 2 में, आईकॉम पार्ट 2 में आपका 100 नंबर का बेटा पेपर है जिसमें 20 मार्क्स होंगे इंशाल्लाह फॉर एमसीक्यूज। बेटे आपके सिलेबस में ये 6 चैप्टर्स शामिल हैं। सिंगल एंट्री है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कंसाइनमेंट, जॉइंट स्टॉक कंपनी, डेप्रिसिएशन और पार्टनरशिप का अकाउंट है, अपना चैप्टर है। बेटे ये फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने फरमाया और नईम साहब भी फरमा रहे हैं कि बेटा ये 6 चैप्टरों के एमसीक्यूज आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और कोशिश करें कि पहले जो 40 एमसीक्यूज हैं हर चैप्टर के, पहले 30 to 40 एमसीक्यूज यानी 1 से लेकर 30 तक, 40 तक आप हर चैप्टर के एमसीक्यूज लाजमन पढ़िएगा ताकि आप इजीली फिर आप अपने अपने पेपर को जो है वो बचा लें, कर सकें। बेटा मैंने ये फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज लिख दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। इनमें वो मैंने एमसीक्यूज ज़्यादा हाईलाइट कर दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख लीजिएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का एमसीक्यू नंबर 1 है कि डबल एंट्री सिस्टम मींस, उसमें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ सेम थिंग ट्वाइस, डबल अकाउंटिंग, द टू साइड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, एंट्री एट 2 डेट्स। तो इसमें बेटा सी ऑप्शन है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही ये होता है कि आप हर ट्रांजैक्शन को उसके उसके डेबिट और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो। इसी तरह मेरा पुत्र सिंगल एंट्री सिस्टम देख लीजिएगा, इसमें एक बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू था जिसमें कहा हुआ है जी कि हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल। ये एमसीक्यू नंबर 10 है, हाउ मेनी मेथड्स आर अवेलेबल टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। तो 2 मेथड्स हैं, याद रखिएगा। इसी तरह 11वां एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेट वर्थ इज इक्वल टू, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एसेट माइनस लायबिलिटीज को अगर हम कर दें तो ये नेट वर्थ बनता है, यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, दैट विल बी इक्वल टू नेट वर्थ। इसमें फिर एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 जो कि 2017 में अब कन्वर्ट हो गया, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, फिर ए और बी, और प्लस फिर डी ऑप्शन है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये एमसीक्यू नंबर 20 है जिसमें कहा गया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज नहीं कर सकती। बेटा अगर मैं बात करूं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये वाले एमसीक्यूज हैं जो आपने अच्छे तरीके से देखने हैं। उसमें आप जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाजमी देख लीजिएगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सब्सक्रिप्शन है, जो कैपिटल फंड है, जो लेगेसी है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। एक एमसीक्यू मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कह रहे जी द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंसर्न एज पर द विल ऑफ द डोनर इज नाउन एज। तो ये इसका लेगेसी, इसका जो है वो अपना सही ऑप्शन है। वैसे आपको लोगों को बता दूं कि बेटे जो किसी की विल पर या किसी की जाय यानी वसीयत की बुनियाद पर जो एक प्रॉपर्टी, एक एसेट दूसरे शख्स को ट्रांसफर होता है उसे लेगेसी कहते हैं, उसे विरासत कहते हैं। फिर इसमें एक एमसीक्यू था कि एन अमाउंट रिसीव्ड, एमसीक्यू नंबर 30, एन अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी सोर्स बाय वे ऑफ अ गिफ्ट, तो उसे हम बेटे डोनेशन का नाम देते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स में। इसी तरह अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 3 की, तो इसके एमसीक्यू पहले 35 से 40 लाजमी देख लीजिएगा। इसमें आप लोग जानते हैं कि यानी अगर मैं आपको मॉडल एमसीक्यूज बोल दूं तो द कंसाइनी सेल्स द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ, यानी किसके बिहाफ पर कंसाइनी जो है वो चीजें सेल करता है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो कंसाइनर आएगा। फिर इसमें एक मैं एमसीक्यू आपके सामने बोल रहा हूँ, एमसीक्यू नंबर 19, द रेम्यूनरेशन ऑफ द कंसाइनी, यानी कंसाइनी का जो मुआवजा है
फॉर सेलिंग द गुड्स, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सैलरी कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, कमीशन कहते हैं। तो बेटे याद रखिएगा कि जो कंसाइनी है उसका रेम्यूनरेशन कमीशन कहलाता है। तो आप डी ऑप्शन यानी कमीशन के लिए जाएंगे। मैंने इसी तरह बाकी के एमसीक्यूज आपके सामने बोल दिए हैं, इन्हें लास्ट में देख लीजिएगा। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। कंपनी एक्ट जो है वो 2017 है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 हैं, मैक्सिमम 50 हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। इसी तरह बेटे इसमें पूछा गया कि इन प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर्स शुड बी, तो याद रखें प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर 2 होते हैं, प्रमोटर्स भी कम से कम 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम प्रमोटर 7 होते हैं, पब्लिक कंपनी में कम से कम डायरेक्टर 7 होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। इसी तरह याद रखें कि हु आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, तो कंपनी के जो ऑनर है वो शेयर होल्डर्स होते हैं। और हु आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो कंपनी को कर्ज देते हैं, वो कंपनी के कर्ज यानी कि क्रेडिटर्स होते हैं। कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 3 है, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस, ये याद रखिएगा। ये वो सारे एमसीक्यूज हैं जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी कर दी हैं आपके सामने, ये देखें हाईलाइट भी कर दी हैं और मैंने बोल भी दी हैं। इसी तरह बेटे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर की तरफ अगर हम बात करें तो इसके बड़े ट्रिकी और टेक्निकल किस्म के जो है वो अपना इसके एमसीक्यूज हैं। डेप्रिसिएशन होता क्या है, यानी ये पेपर में आएगा, मस्ट आएगा। डेप्रिसिएशन होता क्या है? याद रखें बेटे डेप्रिसिएशन 4 ऑप्शन है, एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू होता है, लायबिलिटी होती है, कैपिटल होता है। तो डेप्रिसिएशन याद रखें एक्सपेंस होता है इन जनरल सेंस। फिर वो पूछ रहा जी डिक्लाइन इन द वैल्यू प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो एक चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके टोटल प्रोडक्शन के वॉल्यूम के एतबार से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखें बेटे कि उसे डिप्लीशन कहते हैं। इसमें मैं आपको चंद चीता कंसेप्ट दे दूं कि जो एग्जॉस्टिंग नेचर के एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाना डिप्लीशन कहलाता है। जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाना अमॉर्टाइजेशन कहलाता है। फिर इसमें बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है कि द फिजिकल डिटीरियोरेशन इन एसेट ड्यू टू यूज इन बिजनेस, उसे वियर एंड टियर कहते हैं। फिर एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन का, इंटरनल कॉस्ट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरनल कॉस्ट क्या होगा? इंटरनल कॉस्ट होगा बेटा वियर एंड टियर, यूजेज ऑफ द एसेट। और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगा डेप्रिसिएशन का? ड्यू टू ऑब्सोलेंस और ड्यू टू सम एक्सीडेंट, यानी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जिसे आप ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, या कोई अपना एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजास्टर हो गया जिसकी वजह से आपका एसेट तबाह हो गया, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इसी तरह बेटे पार्टनरशिप देख लीजिएगा। पार्टनरशिप के जो एमसीक्यूज हैं उसमें आपको पता होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं। इनके सब बैंकिंग बिजनेस मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 10 होते हैं। ये सारी आपने चीजें बेटे देखनी है। अब हम चैप्टर वाइज डिस्कशन की तरफ चले जाएं अगर, तो आप लोगों को पता है कि आपका जो सवाल नंबर 2 और 3 होगा उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 5 करने हैं, तो 20 नंबर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के, और उसके बाद आपको 6 न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो बेटे मैं आपको अगर इसमें बिल्कुल इन शॉर्ट आपको बता दूं तो आपके मैं तकरीबन 3 से 4 चैप्टर, टोटल 6 हैं, उनमें से मैं आपको 3 चैप्टर एलोकेट कर देता हूं, वो आपके पेपर को 100% बचा जाएंगे इंशाल्लाह। उसमें एक बात याद रखें कि एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे चैप्टरों के तैयार करने हैं जो अभी आपको मैं दे रहा हूं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको मैं आपको डिस्कशन के एंड पर बता दूंगा। 3 या 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पेपर को बचा जाएंगे इंशाल्लाह। सिंगल एंट्री में आप देख लें सबसे पहले, तो सिंगल एंट्री को डिफाइन करेंगे, डबल एंट्री सिस्टम को डिफाइन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ड्राइंग्स, फ्रेश कैपिटल, ये बेटे वो चीजें हैं जो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं पेपर में। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम हल्का सा डिस्कस करते चले जाएं तो याद रखें अभी सिंगल एंट्री सिस्टम वो एंट्री सिस्टम होता है जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही पहलू रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में हम डुअल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि उसके दोनों पहलू, डेबिट और क्रेडिट, दोनों पहलू हम रिकॉर्ड करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम को डिफाइन करें तो अ सिस्टम इन विच 2 साइड्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। ड्राइंग्स आप जानते हैं कि अगर कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसे को या गुड्स को विथड्रॉ करता है, निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसे ड्राइंग्स कहेंगे। सो कैश और गुड्स टेकन अवे, कैश और गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज नाउन एज ड्राइंग्स। फ्रेश कैपिटल बेटे देख लीजिएगा कि ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई प्रोप्राइटर, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लाता है तो ड्यूरिंग द ईयर उसे फ्रेश कैपिटल कहेंगे। सो अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इन द बिजनेस इज नोन एज फ्रेश कैपिटल। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन देख ले बेटे। लॉन्ग क्वेश्चन आपने सिंगल एंट्री का
कि ये वाले प्रॉब्लम अगर कर लिए इंशाल्लाह, प्रॉब्लम नंबर 1, 4, 6, 5, 6, 7, 9, 10, यानी ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के अगर कर लिए इंशाल्लाह तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा, इसमें बनाना क्या क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपने इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट बनानी होती है, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं। एज ऑन 1 Jan 2019 अज्यूमिंग दैट, इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल निकलेगा। देन फिर आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, यानी जिसे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट कहते हो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 December 2020 अज्यूमिंग दैट, तो आप इसमें से क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। आपकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट बनेगी, यानी जो ईयर एंड पर आपकी स्टेटमेंट बनेगी, दैट विल बी द स्टेटमेंट जिसमें आपने एडजस्टमेंट्स को देखना होता है। उसमें जो खसूसन चीजें मैं आपको 2-3 बता दूं। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आपने बहुत ख्याल से देखनी है। देन फिर आपने डेटर्स की एडजस्टमेंट देखनी है। अगर आपको डेटर्स गिवन है, साथ आपको बैटर्स दिए हुए हैं और प्रोविजन दी हुई है, तो आप सबसे पहले डेटर्स में से बैटर्स को लेस करेंगे और फिर उसके बाद आप जो प्रोविजन की परसेंटेज है वो मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग अमाउंट से, और उसको भी लेस करके रिमेनिंग डेटर्स को आप अपने फाइनल कॉलम में लिखेंगे। और देन फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बेटा याद रखिएगा कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप सबसे पहले मेरा बेटा आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें आप ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और आप फ्रेश कैपिटल को लेस करेंगे तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल में से आपने ओपनिंग कैपिटल को लेस करना है, और देन फिर आपने इंटरेस्ट अगर तो मांगा हुआ होगा कि इंटरेस्ट की अगर एडजस्टमेंट होगी तो फिर आपने इंटरेस्ट को लेस करना है। इंटरेस्ट वाले पॉइंट में सबसे ज्यादा बच्चों से गलती होती है, उसमें बेटे याद रखें कि इंटरेस्ट आपने सबसे आखिर में लेस करना है और इंटरेस्ट आपने ओपनिंग कैपिटल का लेस करना है। और जो फ्रेश कैपिटल का इंटरेस्ट है वो आपने देखना है कि फ्रेश कैपिटल 3 महीने के लिए लगा हुआ है या 6 महीने के लिए लगा हुआ है। आप उसके मुताबिक उसको जो है वो एडजस्ट करेंगे। 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल फ्रेश कैपिटल आपका 10,000 है, 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, डिवाइड कर देंगे 100 से, और फिर दोबारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मंथ का चूंकि निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा फ्रेश कैपिटल का। तो जनाब ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर सिंगल एंट्री। ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपने करनी है। मैं अगर बात करूं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो बेटे इसमें ये वाले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आपने डेफिनेशन देनी है। फिर आपने बताना है कि सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मंथली और एनुअली एज पर रूल इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। फिर आपने लिगेसी की बात करनी है। ये आपको बेटे सुबह पेपर में आएगा, लिगेसी वाला क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा इंशाल्लाह। Legacy refers to property received by virtue of a will of a person after his death, यानी अगर एक शख्स बेचारा दुनिया से चला जाता है तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी जो आगे फर्दर ट्रांसफर होती है उसे लिगेसी कहते हैं। कैपिटल फंड देख लीजिएगा, एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इसी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपने देखना है। बेटे प्रॉब्लम नंबर 2, 4, 6, 7 देख लीजिएगा, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, देन आपने बैलेंस शीट की बात करनी है। कंसाइनमेंट अकाउंट सुबह यानी आपका जो पेपर है उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट का बेटा क्वेश्चन मस्ट आएगा। इसमें आप कंसाइनमेंट अकाउंट को डिफाइन करें। कंसाइनर जो चीजें भेजता है, जिसको भेजी जाती है कंसाइनी। कंसाइनमेंट इन वर्ड का मतलब क्या होता है कि बेटे जब कंसाइनर चीजों को भेजता है तो कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कंसाइनमेंट इनवर्ड कहते हैं। जबकि कंसाइनमेंट आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जब कंसाइनर चीजों को भेजेगा तो दैट विल बी नोन एज कंसाइनमेंट आउटवर्ड। व्हेन गुड्स आर डिस्पैच्ड बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी इट विल बी नोन एज कंसाइनमेंट आउटवर्ड। फिर परफॉर्मा इनवॉइस पे याद रखिएगा कि ये आपको मस्ट सुबह आने वाला क्वेश्चन है। इट इज अ परफॉर्मा it is a forwarding letter. Performa invoice it is a forwarding letter sent by the consignor to consignee along with the goods containing particulars as to the name of the item, number, quantity, quality and so on। ये सारी डिटेल आपको इसमें बताई जाती है। यानी कंसाइनर ने जो चीजें कंसाइनी को भेजी हैं उन चीजों की डिटेल जिस लेटर में होगी दैट विल बी नोन एज परफॉर्मा इनवॉइस। डेल क्रेडिट कमीशन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में मस्ट आएगा। जो मैंने बता दिया है वो मस्ट आएगा, ये ज़हन रखिएगा। तो डेल क्रेडिट कमीशन बेटे किसे कहते हैं कि जब कंसाइनी बैड डेट्स का जिम्मा भी अपने जिम्मे ले ले तो उस सूरत में जो कंसाइनर कंसाइनी को अपना एक्स्ट्रा कमीशन पे करता है उसे डेल क्रेडिट कमीशन कहते हैं। द एक्स्ट्रा कमीशन व्हिच इज पेड टू कंसाइनी इफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इज बोर्न बाय हिम। ओवरराइडिंग कमीशन बेटे याद रखिएगा, विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
कि जब भी कोई कंसाइनर अपनी चीजों को, अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको बढ़ाना चाहता है, तो वो अपने कंसाइनी को कहता है कि उसके बारे में एक्टिव पार्ट प्ले करे, तो उस सूरत में उसको जो कमीशन पे किया जाता है उसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। इट इज नॉर्मली ग्रांटेड बाय कंसाइनर व्हेन ही डिसाइड हिज एजेंट टू वर्क हार्ड टू पुश अ न्यू लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट। फिर इसी तरह जी ये वाला क्वेश्चन, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इसको इग्नोर करिएगा, इससे ऊपर वाले आपने तमाम देखने हैं। कंसाइनमेंट का बेटे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ये देख लीजिएगा, इसमें जनरल एंट्रीज मांगी जा सकती हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट मस्ट होगा, कंसाइनी अकाउंट होगा, और अगर आपको सवाल में आता है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो फिर आपने गुड सेल्ट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और डेटर्स अकाउंट भी बनाना है, तो दैट विल बी द कंसाइनमेंट। डेप्रिसिएशन जी जनाब, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये मस्ट पेपर में आएंगे। डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलिसेंस, फ्लक्चुएशन चलो ठीक है, लेकिन डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन, ऑब्सोलिसेंस, ये बेटे मस्ट आपके पेपर में आने वाली चीजें हैं। तो डेप्रिसिएशन को आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द वियर एंड टियर नाउन एज डेप्रिसिएशन। इसी तरह बेटा डिप्लीशन, जो आपके एग्जॉस्टिंग नेचर के एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाना डिप्लीशन कहलाता है, और जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आ जाना अमोर्टाइजेशन कहलाता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आप इन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 11 बेटे ये आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हें लाजमी देख लीजिएगा। मशीनरी अकाउंट आप बनाएंगे, बड़ी एहतियात से बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट का एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पर जो ईयर आएगा, फॉर एग्जांपल 2014 है तो 2014 ही डेबिट पे आ रहा है, क्रेडिट पे कोई आ रहा है। 15 दोनों तरफ में आ रहा है, 16 2016 दोनों तरफ आएगा। सिर्फ क्या होगा कि जो आपका डेबिट साइड है वहां पे आपने यानी स्टार्टिंग डेट लिखनी है 1 जन, इधर आ जाएगा 31 दिसंबर, फिर आ जाएगा 1 जन, फिर इधर आ जाएगा 31 दिसंबर एंड सो ऑन। फॉर्मेट के बहुत ज्यादा इस पे यानी मार्क्स हैं। आप ये समझ लें कि फॉर्मेट आपने मशीनरी अकाउंट का बहुत प्रॉपर बनाना है। फॉर्मेट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा। देन हम बात करें जनाब अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज की, तो बेटे ये सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, ये लाजमी देख लीजिएगा। पब्लिक कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आपने देखने हैं। ऑथोराइज कैपिटल, डिबेंचर, शेयर्स, ये सुबह पेपर में आने वाले सवाल हैं, तो बेटे याद रखिए। मैं इनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। शेयर्स किसे कहते हैं? द टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स। डिबेंचर्स आप कह लो जी एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बोरोड अमाउंट गिवन बाय द कंपनी। ऑथोराइज कैपिटल टोटल कैपिटल होता है जिसके जरिए से कंपनी रजिस्टर्ड होती है, उसका जो पार्ट कंपनी इशू कर देती है इन द शेप ऑफ शेयर्स उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। जो इशूड कैपिटल का पोर्शन कंपनी पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है बाय द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, उन्हें सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। और जो कैपिटल पब्लिक की तरफ से कंपनी के अकाउंट में एक्चुअली आ चुका होता है दैट इज नोन एज पेड अप कैपिटल। फिर अंडरराइटर्स देख लीजिएगा। प्रमोटर्स जो कंपनी के बानियान होते हैं, प्रमोटर्स आर द persons who take necessary steps for the formation of the company। shareholders जानते हैं आप लोग, बुक वैल्यू देख लीजिएगा। देन फिर आपके पास पार वैल्यू आ जाएगी। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पेपर में हर सूरत में पूछे जा सकते हैं। बुक वैल्यू देख लीजिएगा जरा। द वैल्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ द शेयर्स। यानी बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक शेयर्स की वैल्यू होती है। पार वैल्यू, द वैल्यू व्हिच इज असाइन्ड टू अ यूनिट ऑफ शेयर इज कॉल्ड पार वैल्यू। फॉर एग्जांपल कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, 100 रुपए का है, 50 का है, तो जो उसकी नॉमिनेटेड अमाउंट होगी उसे पार वैल्यू कहेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 देख लीजिएगा। विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्रीज देंगे और बैलेंस शीट की बात करेंगे। पार्टनरशिप का बेटा चैप्टर, ये जस्ट ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन देख लें, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आप लोग ना जाएं। उससे बेहतर है कि आप पिछले 4 चैप्टर रिवाइज कर लें। जो पार्टनरशिप को बहुत अच्छा कर चुके हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटे वो लाजमी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। स्मार्ट सिलेबस लाजमी देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस चैप्टर को देखना है। ले जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। क्लोजिंग सेंटेंसेस ये हैं। क्लोजिंग जो आपको कमेंट्स में देना चाह रहा हूँ वो ये देना चाह रहा हूँ कि बेटे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और देन चैप्टर नंबर 3 को आखिर में इसलिए बोला है कि बेटे ये वो चैप्टर है, यानी कंसाइनमेंट का चैप्टर है जो जिसमें से मस्ट क्वेश्चन आना है। सबसे पहले सिंगल एंट्री कर लें,
बहुत बेहतर और अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। देन आखिर में अपना नंबर 2 पे आप डेप्रिसिएशन कर लें, नंबर 3 पर कंसाइनमेंट कर लें, नंबर 4 पे बेटे आप लोग ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वाला चैप्टर कर लें। तो ये 4 चैप्टर आपके 3 न्यूमेरिकल्स को आराम से मतलब सॉल्व करवा देंगे। इसमें फिर अगर आप ऐड अप करना चाहें तो चैप्टर नंबर 2 है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। दैट विल बी बेनिफिशियल। यानी सुबह के पेपर में जिस बच्चे को सिंगल एंट्री, जिस बच्चे को डेप्रिसिएशन, जिस बच्चे को कंसाइनमेंट का चैप्टर आता है, उसके 3 न्यूमेरिकल आराम से इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। साथ बैकअप के लिए चैप्टर नंबर 2 रख लीजिएगा और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वाला चैप्टर रख लीजिएगा, तो आप लोगों का पेपर इंशाल्लाह 100% फॉर 100 मार्क्स अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर। इन चीजों को अच्छे तरीके से करें, दूसरों को इन्फॉर्म करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों की प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।